वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 18 कर रहे हैं और इसमें आज हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस का जो टॉपिक है वो है आपका भारत के आर्थिक संसाधन और इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री और सिविक्स के टॉपिक वाइज आपके थ्योरी और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब दो या दो से अधिक फसल किसी एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक फसल है, एक ही भूमि पर उगाई जा रही है और एक ही फसल वर्ष में उगाई जा रही है। ऐसा नहीं कहा गया कि एक साथ में, ठीक है, एक साथ में नहीं उगाई जा रही है। ये एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में, मतलब कि एक ही खेत में कुछ जब ये काट लिया गया उसके बाद उसी खेत में दूसरा वाला फसल बो दिया गया, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, युग्म पैदावार या फिर व्यापारिक कृषि। तो अगर इस तरह से आपका एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो इसको जो है बोला जाता है क्या, युग्म पैदावार, ठीक है ना। तो ये आपका युग्म पैदावार होता है। ओके, तो देखिए युग्म पैदावार में क्या है, युग्म पैदावार में आपने देख ही लिया क्या है। उसके बाद देखिए कि मिश्रित खेती और निर्वाह कृषि क्या होती है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिश्रित खेती वो होता है जब कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं, ठीक है ना। यानी कि फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं और साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मिश्रित खेती कहलाता है। और ऐसी खेती जिससे रोज की ज़रूरतें पूरी हो या फिर आपके स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उसे जो है हम निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है ना। भारत में जो अधिकतर कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि ही की जाती है ताकि उनसे जो है उनको खाने पीने को मिल सके, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, युग्म पैदावार, मिश्रित खेती, निर्वाह कृषि, तीनों का अंतर जो है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो वो आपका 1956, 1960, 1966 या फिर 1976। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी 1960 में, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनाई गई, 1960 में। और ये जो है आपके उस समय जो है उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तर प्रदेश, तो 1960 में ये उत्तर प्रदेश था। लेकिन बाद में जब उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चली गई, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है यूनिवर्सिटी का, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है, पंतनगर उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी देश में। अगला क्वेश्चन है, टपक पद्धति और स्प्रिंकलर पद्धति से भारत के किस भाग में अधिक सिंचाई की जाती है। तो टपक पद्धति क्या होता है, टपक पद्धति से हम लोग साग सब्जियों की जो है सिंचाई करते हैं और स्प्रिंकलर पद्धति से अन्य खाद्यान्न फसलों की जैसे गेहूं की और सब चीज़ों की, इनकी जो है सिंचाई की जाती है। गेहूं हो गया, आलू हो गया, इन सब का जो है आपके इससे सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलर पद्धति से। तो टपक पद्धति और स्प्रिंकलर पद्धति है, इन दोनों से भारत के किस भाग में अधिक सिंचाई की जाती है। वैसे तो और भी भागों में सिंचाई की जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। उत्तर पूर्वी भारत, मध्य पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या फिर उत्तर भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य पश्चिम भारत, ठीक है ना। तो आपका टपक पद्धति और स्प्रिंकलर पद्धति से अधिकतर जो सिंचाई होती है ये मध्य पश्चिम भारत में की जाती है। ओके, और देखिए जो ये आपका जो पद्धतियाँ होती हैं ये आपकी टपक पद्धति और स्प्रिंकलर पद्धति, इन पद्धतियों से जब सिंचाई की जाती है तो पानी जो है कम खर्च होता है, ठीक है। पानी कम खर्च होता है और अधिक भाग पे आसानी से सिंचाई की जा सकती है। और इनका प्रयोग जो है मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग इनका किया जाता है। किन पद्धतियों का, टपक और स्प्रिंकलर पद्धति का, ये सिंचाई की पद्धतियाँ हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। खरीफ फसल की बुआई और कटाई होती है क्रमशः, यानी कि पहले आपको बताना है कि कब बुआई होती है, उसके बाद बताना है कि कब कटाई होती है। तो अप्रैल मई या फिर अप्रैल मई में आप बुआई करते हो, जून जुलाई में कटाई करते हो। खरीफ फसलों की बात हो रही है, ओके। जून जुलाई में आप बुआई करते हो और सितंबर अक्टूबर में कटाई करते हो, या फिर जो है अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हो और मार्च अप्रैल में कटाई करते हो, या फिर जनवरी और फरवरी में बुआई करके आप नवंबर दिसंबर में कटाई करते हो। तो इसका जो सही आंसर हो गया, जो खरीफ है आपकी, ये देखिए जब आपका बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है उस समय जो है ये आपकी
खरीफ की फसलों की जो है बुआई की जाती है और उसके बाद जब आपका ठंडियों का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है तो उस समय जो है इसकी कटाई कर ली जाती है सितंबर और अक्टूबर में। ओके, तो खरीफ फसलों का जो ये सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो देखिए खरीफ फसल जो है ये आपकी वर्षाकालीन फसल है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्षा के समय में ये इसकी जो है बुआई स्टार्ट की जाती है, इसको बोया जाता है। यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो रबी आपका होता है, ठीक है, रबी जो है आप सब जानते हो कि रबी जो है ठंडी में जो है बोई जाती है, तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में जो है इसको बोते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद जो है मार्च अप्रैल तक जो है रबी की फसल को काट लिया जाता है। और जो जायद की फसल है वो आपकी कब होती है, तो जायद की फसल जो है एकदम गर्मियों में ही होती है, आपकी मार्च अप्रैल में बो के आपका मई जून में काट ली जाती है 1-2 महीने में। ठीक है ना, तो ये आपकी जायद की फसलें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जो है कुछ आपके वो दिए गए हैं, क्या कहते हैं कि फसलें दी गई हैं और इनमें जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका वो दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सोयाबीन गुजरात का है, यह बताइए आप सही है कि गलत है। गेहूँ उत्तर प्रदेश का, ये तो आपका सही है, आप सब जानते हो कि गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है इस समय। ओके, चावल और जूट ये दो फसलें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। मूंगफली के उत्पादन में आपका गुजरात पहले नंबर पे है। कपास में आप जानते हो कि आपका काली मिट्टी में उगाया जाता है, तो ये आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना में आप सब जानते हो, गन्ना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तंबाकू, तंबाकू में देखिए, तंबाकू में आप बताइए आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश इसमें है, ये आपका सही आंसर है। कहवा यानी कि आपका काफ़ी जो है ये आपका कर्नाटक हो गया। अगर चाय होता तो चाय वाला तो आप सब जानते हो चाय किस में है, तो चाय आपका असम में जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, वो आपका है सोयाबीन। तो सोयाबीन राज्य कौन सा है, तो सोयाबीन गुजरात नहीं होता है। सोयाबीन कौन सा होता है, वो होता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो सोयाबीन जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश होता है। ओके, तो बाकी और सभी इसके सही सुमेलित हैं। आपका जो आपका पहला है ये आपका यही आपका जो है सही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं सुमेलित है, तो ये आपका गलत था, इसीलिए आपका सही है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपका सोयाबीन मध्य प्रदेश का है, और जो ये सोयाबीन है ये खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सोयाबीन खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल के बारे में अभी आपको बताया गया कि वर्षा ऋतु में इसकी जो है बुआई होती है और ठंडियों की स्टार्टिंग में क्या होती है, कटाई कर दी जाती है। ठीक है ना, तो खरीफ की फसल है आपकी सोयाबीन, और सोयाबीन जो है ये तिलहन है। ठीक है ना, तिलहन फसल है, यानी कि इससे तेल भी बनाया जाता है, तो ये आपकी तिलहन फसल है सोयाबीन, ये भी याद रखना। ओके ना, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। हरित क्रांति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था। तो हरित क्रांति जो है आपने देखा कि 1966-67 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, भारत में कौन थे, MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन थे, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है ना, तो हरित क्रांति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, वैसे तो इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं ये सब महत्वपूर्ण थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन था जिसकी वजह से फसलों की वृद्धि बढ़ी, वो आपको बताना है। ओके, तो आप ऑप्शन देखिए। कृषि करने की तकनीक, या फिर जो है बीजों का जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, खेती के खेतों को नए तरीके से तैयार करना अच्छा रहा, या फिर जो है सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करके जो है हरित क्रांति को बढ़ाया गया। तो ये आपका जो है जो इसमें सबसे सटीक आंसर है वो आपका है बीज। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे क्या हुआ था कि फसल जो है बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ था फसलों का। ओके ना, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक वो था बीज। और ये याद रखना कि हरित क्रांति से जो है सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था, कौन सी फसल को, तो वो था आपका गेहूं की फसल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान जो है भारत का किसके उत्पादन और उपभोग में है, दलहन में है, तिलहन में है, चावल में, या फिर चाय में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया, आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा उपभोग भारत किसका करता है, तो वो करता है आपका दलहन का। ठीक है ना, तो दलहन का उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और आपका उत्पादन और उपभोग दोनों जो है इसमें जो है भारत किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है। ओके, तो भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन और उपभोग करता है। ठीक है ना, और भारत में जो दलहन और तिलहन है
इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना कि दलहन और तिलहन दोनों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को जो है सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। सोयाबीन का जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2016 को, 2019 को, 22 में या फिर 23 को? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है ये घोषित किया गया अभी हाल ही में, किसको? 2023 को। ठीक है ना, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, और 2016 में क्या हुआ था? तो 2016 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। ठीक है ना, दालों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो 2016 में घोषित किया गया था। लेकिन 2023 को जो अभी आपको याद रखना है ये वाला जरूर, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसको घोषित किया गया? तो 2023 को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। तो भारत में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 14 हैं, 16 हैं, 18 हैं या फिर 20? तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आप याद रखना, ये आपके 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। ठीक है ना, यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं भारत में, तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये आपका कौन सा है? एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है ना, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आपका है। और ये आपका 20 क्या है? तो 20 आपके कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल रीजन आपके 20 हैं और क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं भारत में? तो वो आपके 15 हैं। ठीक है, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र और 20 जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चकबंदी का क्या अर्थ है? तो चकबंदी जो होता है इसका क्या अर्थ है कि किसी व्यक्ति के अधिकार में अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करना, यानी कि किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि रह सकती है। अगर उससे ज़्यादा भूमि है तो वो और लोगों के पास बांट दी जाएगी जिनके पास भूमि नहीं है या फिर बहुत कम है। छोटे जोतों को इकट्ठा करके एक बड़ी जोत बनाने, यानी कि अगर आपके छोटे छोटे जोत कई जगह हैं तो उनको इकट्ठा करके एक जगह पे बड़ी जोत बना देना, या फिर काश्तकारी व्यवस्था में सुधार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये आपका चकबंदी जो होता है, ये होता है कि छोटे जोतों को इकट्ठा करके एक बड़ी जोत बना देना। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके खेतों के जो है, जैसे कि आपका एक टुकड़ा खेत का यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक जो है आपका इस जगह पे है, तो एक आपका इस जगह पे है, तो इनको क्या करता है, जब चकबंदी की जाती है तो ये सारे टुकड़ों के जो आपके हिस्से हैं उनको मिला के आपको एक जगह पे एक बड़ा हिस्सा दे दिया जाता है, तब आपको खेती करने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो ये आपका चकबंदी होता है। ओके, और ये जो है, जो आपका किसी व्यक्ति के अधिकार में कितनी भूमि रहेगी, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका हदबंदी। ठीक है, हदबंदी होता है ये, यानी कि आपके पास कितनी ज़मीन रहेगी इसका निर्धारित किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा ज़मीन है आपके पास तो आपकी ज़मीन को जो है, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे बांट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो छोटे जोतों को इकट्ठा करके बड़ी जोत बनाना ये आपका चकबंदी होता है। इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। फरवरी 2021 में भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, ये आपको इसमें जो है, जो आपका भारत के आर्थिक संसाधन है उसमें आपको कृषि पढ़ना था। कृषि के साथ आपके कुछ ऊर्जा संसाधन होते हैं, उनको जो है आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो अगर आपका वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो देखना हो तो इसके थियरी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो फरवरी 2021 में भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में, गुजरात में, अंडमान निकोबार या फिर लद्दाख में। तो याद रखना कि भारत का पहला जो भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा हुई आपकी फरवरी 2021 में, ये आपकी हुई है कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है ना, तो लद्दाख में ये बनाया जाएगा। और याद रखिए इसको कि भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना राज्य स्वामित्व वाले ओएनजीसी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ओएनजीसी के द्वारा इसको बनाया जाएगा कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में। ठीक है ना, तो ये आपका याद रखना, ये भूतापीय विद्युत परियोजना है, भूतापीय। ठीक है ना, जियोथर्मल। ठीक है ना, तो ये जियोथर्मल है, ये आप याद रखना। ठीक है, कहाँ पे? लद्दाख के पूगा गांव में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न की जाती है? तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न की जाती है, या फिर गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से, या फिर जल आधारित विद्युत संयंत्रों से, या फिर
परमाणु आधारित विद्युत संयंत्रों से। तो बताइए आप लोग कि सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा किस जो है प्रकार के विद्युत संयंत्र से उत्पादित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये आपका जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती है वो आपके कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादित होती है। और कोयला जो है ये आपका ताप विद्युत उत्पादन वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ताप विद्युत उत्पादन जो है कैटेगरी में आपका आता है कौन सा, कोयला आधारित, ठीक है। तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तापीय ऊर्जा, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और देख लीजिए कि तापीय ऊर्जा जो है ये भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत ही ये आपका कोयला वाला आता है, ठीक है ना। कोयला, गैस, तेल, ये तीन आपके किस में आते हैं, ये आपके तापीय ऊर्जा में आते हैं। उसके अलावा आपका होता है जल आधारित और परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र, ठीक है ना। और आपका नवीकरणीय होता है, ठीक है ना। तो ये आपके जो है होते हैं, और जिसमें से तापीय ऊर्जा जो है ये सबसे प्रमुख स्रोत है विद्युत उत्पादन का, ठीक, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और ताप विद्युत उत्पादन में किस राज्य का सबसे पहला स्थान है, वो है महाराष्ट्र का। और अगर आपका उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जाएगा कि ताप विद्युत उत्पादन है, ठीक है ना, ये ताप विद्युत उत्पादन है, ये अलग होता है, जल विद्युत उत्पादन अलग होता है, परमाणु विद्युत उत्पादन अलग होता है। तो ताप विद्युत उत्पादन जो है इसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान है, और इसके बाद दूसरा स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है ताप विद्युत उत्पादन में, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ताप विद्युत केंद्रों में कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। हरदुआगंज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, जी हाँ ये आपका सही है। भद्राचलम आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका सही है, ठीक है। तलचर आपका छत्तीसगढ़ में, तो तलचर आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। तलचर कहाँ पे है, तो तलचर आपका कहाँ पे है, तो तलचर आपके ओडिशा में है, ठीक है ना। तलचर आपके ओडिशा में है, तो ये आपका गलत हो गया, इसीलिए आपका जो सही आंसर हो गया ये आपका यही होगा। इसके अलावा जो नेवेली है ये कहाँ पे है, नेवेली ताप विद्युत केंद्र ये आपके तमिलनाडु में है। और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये ताप विद्युत केंद्र जो है सारे आप लोग याद रखना, और ढेर सारे ताप विद्युत केंद्र आपके थियरी वाले वीडियो में दिए गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही 5 में से आपसे पूछ लिए जाएँ, और भी आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो थियरी वाले वीडियो में और भी जो है आप ताप विद्युत केंद्रों को देख लीजिएगा। तलचर कहाँ पे, तो तलचर आपके उड़ीसा में है, तलचर ताप विद्युत केंद्र। और कोरबा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे, तो कोरबा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो आपके ताप विद्युत केंद्र होते हैं अधिकतर जहाँ पे कोयला पाया जाता है ना, उन क्षेत्रों में जो है ये स्थापित किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। 1948, 1952, 1954 या फिर 1958 में। तो परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा से आप जानते हो आप लोग कौन संबंधित है, वो है आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना। तो जो अगर आपसे परमाणु ऊर्जा विभाग पूछा जाएगा तो विभाग की स्थापना तो हुई थी 1954 में, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये हो गया आपका 1954। लेकिन देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु से संबंधित है, ये आप सब जानते हैं। इनके निर्देशन में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, और उसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका परमाणु ऊर्जा विभाग ही है, तो ये आप ध्यान रखना 1954 में। और आयोग कब था, 1948 में। और इसी समय जो है 1954 में ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है ना। तो ट्राम्बे मुंबई में आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, तो ये भी 1954 में ही स्थापित किया गया था, जब आपका परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो तारापुर, ये जितने भी हैं ना ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। जितने भी आपके इसमें सही हैं, जो गलत है उसको आप सही करके याद रखेंगे। तो तारापुर कहाँ पे, तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में है, ये आपका सही है। रावत भाटा जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। तो कलपक्कम क्या है, तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ पे है, तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। काकरा पार कहाँ पे, तो काकरा पार आपके गुजरात में है। कैगा कहाँ पे है, तो कैगा आपका कर्नाटका में है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है, अगला आपका कुडनकुलम कहाँ पे है, तो कुडनकुलम केरला में है, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो यही वाला आपका सही सुमेलित नहीं है।
तो अगर आपसे पूछा जाए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी वाला, ठीक है ना। तो कुडन कुलम वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं सुमेलित है वही आप आंसर लगाएंगे। ओके, बाकी इसके अलावा ये सारे आप याद रखना, जो आपका ये कुडन कुलम है ये भी आपके कहाँ पे है, ये भी आपके तमिलनाडु में ही है, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में आपके 2 हैं, ठीक। तो ये सारे आपको याद रहने चाहिए जगह, ये अधिकतर क्या सभी एग्जाम्स में ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। तो कुडनकुलम आपके तमिलनाडु में, ये आप याद रखना, बाकी और सारे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं, थोरियम का उपयोग करते हैं, ओस्मियम का उपयोग करते हैं, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करके हम क्या करते हैं, यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करके हम लोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करते हैं यूरेनियम और थोरियम से। इसके अलावा देखिए 1-2 पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि यूरेनियम के विशाल भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, तो वो पाए जाते हैं राजस्थान और झारखंड राज्य में, ठीक है। तो राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो जो थोरियम है ये केरल के तटीय क्षेत्रों का जो बालू होता है, वहाँ की जो रेत होती है, उसमें जो है मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो केरल के तटीय क्षेत्रों से इसको प्राप्त किया जाता है, किसको, थोरियम को, ठीक है। मोनाजाइट बालू या फिर इल्मेनाइट से इसको प्राप्त किया जाता है, थोरियम को, ठीक। और आपका यूरेनियम आपने देख लिया, यूरेनियम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, तो यूरेनियम आप प्राप्त कर रहे हो राजस्थान और झारखंड से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी। तो अब जो आपका नई एनर्जी आपकी वो हो रही है, वो आपकी हाइड्रोजन एनर्जी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं जो कि करंट से संबंधित है, तो आप याद रखना इसको। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, इंदौर में, मथुरा में, विशाखापत्तनम में, या फिर तिरुवनंतपुरम में। तो ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है क्वेश्चन, तो इसीलिए आप इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपके ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये आपके मथुरा में जो है स्थापना की जाएगी, और इसकी स्थापना करेगा कौन, तो मथुरा में आप सब जानते हैं क्या है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। आईओसी कहाँ पे है, तो ये आपके इसकी रिफाइनरी कहाँ पे, मथुरा में भी है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है आपकी, ये भी याद रखना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, और ये अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर आपका ग्रीन हाइड्रोजन के बाद आपका मोबिलिटी प्रोजेक्ट लगा होगा, ठीक है ना, मोबिलिटी प्रोजेक्ट आपका, तो वो आपका यहाँ पे मोबिलिटी प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि वहाँ पे वाहन चलाए जाएंगे, तो वो कौन सा जगह होगा, वो आपका लद्दाख होगा, ठीक है ना। तो लद्दाख, एक प्रश्न आपका ये भी बन जाएगा कि अगर मोबिलिटी प्रोजेक्ट की बात हो जाएगी तो वो आपका लद्दाख में होगा, लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया जाएगा तो वो आपका मथुरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इन्होंने जो है एक लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का, और ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2025 तक, 30 तक, 37 तक, या फिर 47 तक। तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है ये आपका रखा गया है 2047 तक, ठीक है ना। तो 2047 में भारत अपने आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा, और इसी समय जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत इस समय तक जो है ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाए, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका 2047 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर पसंद आए होंगे तो आप क्या करेंगे कि इसको शेयर करेंगे, और लाइक तो आप कर ही देंगे, ठीक। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, इस पर तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।